बहुत ही कम दिन कौमों की तारीख में ऐसे होते हैं जब उनकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाए, और 15 अगस्त का वो दिन अफ़गानिस्तान के लिए है। वो किस तरह से कि अब से कुछ देर पहले हमने वो होते हुए देखा जिसके बारे में जो बाइडन कह रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने 85 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, 85 अरब डॉलर अफ़गान आर्मी पे लगाए हैं, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी एम्यूनेशन पे, उनके इक्विपमेंट पे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चंद हज़ार गुरीला फ़ाइटर्स AKA तालिबान, जो कि इतने ट्रेंड भी नहीं हैं, वो आके पूरा मुल्क कब्ज़े में ले लें अपने और इनसे जान छुड़ा लें। फिर हमने देखा कि एक 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 करके बड़े बड़े शहर तालिबान के कब्ज़े में जाना शुरू हो गए, और इस हफ्ते इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी चेंज होना शुरू हो गई। और अब से 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि 90 दिन बाद काबुल पे कब्ज़ा हो जाएगा। तो 90 दिन तो बहुत दूर की बात, एक हफ़्ता गुजरा अमेरिकन आर्मी को पुल आउट किए हुए, एंड काबुल हैज़ ऑफिशियली फॉलन ऑन 15 अगस्त 2021 एज़ वी स्पीक। तो सबसे बड़ा एक तो सवाल जो पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था वो मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या तारीख रही तालिबान की, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ तक पहुँचे, रशिया कैसे आया, वो कैसे गया, अमेरिका कैसे आया, अब वो कैसे जा रहा है, आगे क्या होगा, उस पर तो बात कर चुके हैं। लेकिन अब बर्निंग क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि लोग हैरत ज़दा हैं, हैरान हैं, दे आर एस्टाउंडेड कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 3.5 लाख की स्टैंडिंग आर्मी, 85,000 अनट्रेंड, पुअरली ट्रेंड, पुअरली इक्विप्ड गुरीला फाइटर्स के हाथों एक हफ़्ते में बग़ैर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टेंस दिखाए, बग़ैर मज़ामत किए, शहर के शहर छोड़ के भाग गई। ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया? शायद ही जदीद तारीख़ में इतनी बड़ी मिसाल मिलती हो शेमफुल सरेंडर की। उसका जवाब देने के लिए आया हूँ कि वो कैसे हुआ है। तो बेसिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात होनी है। अब पहली बात तो ये है कि जो 3.5 लाख का फिगर है ना, ये बहुत एग्जैजरेटेड है। 3.5 लाख की जो स्टैंडिंग आर्मी थी अफ़गानिस्तान की, वो कागज़ों में एग्जिस्ट कर रही थी सिर्फ, असल में नहीं थी। और जो अफ़गान रजीम थी, जो अफ़गान गवर्नमेंट थी, उनको ये इल्म था कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी अमेरिकन को हम बता रहे हैं। तो होता ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी ये रिपोर्ट्स दोनों छपी हैं कि उसके मुताबिक तकरीबन 6 गुना ये नंबर कम हो चुका था रिसेंटली। यानी कि एक अंदाज़े के मुताबिक अगर इसको 6 गुना कम करें तो 60 से 70 हज़ार की फ़ौज बचती है सिर्फ। सो बेसिकली तालिबान 90 हज़ार के करीब थे और ये 60-70 हज़ार के करीब थे। जो 3.5 लाख की बात की जा रही है वो स्कैम और धोखा था, क्योंकि आधे से ज़्यादा छोड़ ही गए फ़ौज को पहले से ही। क्यों छोड़ गए उस पर आगे जाके बात करेंगे। तो होता ये है कि पहली बात तो ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस फ़ोर्स डिप्लॉय की जाती है, क्योंकि पुलिस फ़ोर्स जो है अगर सिविल वॉर हो रही है तो उसमें बड़ी इंस्ट्रूमेंटल किरदार अदा करती है। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे या आलमी सरहदों पे जंग लगी हो तो फिर फ़ौज जो है वो पहला दिफा होती है या पैरामिलिट्री फ़ोर्स होती है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए पुलिस होती है। तो पुलिस वॉज नोवेयर, कहीं भी साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही थी और ना एग्जिस्ट करती थी इस तरह से। एक बड़ा सेटबैक ये हो गया। दूसरा सेटबैक ये हो गया कि अफ़गान नेशनल आर्मी की जो सपोर्ट थी वो कंट्री साइड के एरियाज़ में, जो गांव के इलाके हैं, दूर के इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी। वहाँ जो फाइटर्स थे अफ़गान आर्मी के वो अकेले लड़ी जा रहे थे और पीछे से उनको कोई सपोर्ट देने वाला, इवन के कॉल तक करके ब्रीफ करने वाला कोई नहीं था कि बता दे कि यार हमारी स्ट्रेटजी क्या है इसके बाद में। एंड दे वर इन टू माइंड्स कि अगर सरेंडर कर दिया तो हम ही लड़ी जाएंगे, यहाँ पे पागल हैं क्या। उसके बाद में क्या होता है जी? उसके बाद में ये होता है कि तालिबान भी एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी ये प्ले करते हैं कि वो एक तरफ से कतर में टॉक्स कर रहे हैं जो अमेरिका फैसिलिटेट करवा रहा है दोहा के अंदर, और वहाँ बैठ के अमन की बातें भी कर रहे हैं, अच्छा इमेज भी दे रहे हैं, कह रहे हैं औरतों को भी बाहर जाने देंगे, इसके अलावा किसी को कत्लो गारत का शिकार नहीं करेंगे, वो सारा कुछ नहीं करेंगे। तो अफ़गान गवर्नमेंट को ये था कि यहाँ बैठ के पीस टॉक्स हो जाएंगी और काबुल तक ये मामला पहुँचेगा ही नहीं, तो हम क्यों इतनी एफ़र्ट लगाएं। सो बेसिकली दे वर नॉट रेडी टू होस्ट तालिबान इन काबुल। उनको ये आइडिया ही नहीं था कि काबुल तक रसाई इनकी हो जाएगी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इससे पहले पहले ही पीस टॉक्स में कोई सेटलमेंट तय पा जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल कुछ और हो गया। तालिबान ने वो स्ट्रेटजी भी अपनाई, वहाँ भी बात करते गए और पीछे से पूरा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने की स्ट्रेटजी को भी परसू करना शुरू कर दिया, और वो कर भी लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है जी? इसके बाद ये है कि मैंने जिस तरह से बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कोई नहीं थी, तो दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट पे भी नहीं कर रही सोल्जर्स को। कई महीनों से 1 रुपया तनख्वाह मिले बग़ैर अफ़गान नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो लड़ रहे थे, और कुछ पोस्ट को तो उन्होंने होल्ड किया है काफ़ी अरसे तक,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि तालिबान ने वहाँ फेरोशियसली हमले किए और आधों को ज़िबा किया, जो बचे उनको तालिबान ने एक जो इनकी 90s की पॉलिसी थी वो ये थी कि जो रास्ते में आए उसको तबाह बर्बाद कर दो, सिर्फ नो मर्सी एट ऑल। लेकिन इस मरतबा इन्होंने अफ़गान नेशनल आर्मी के जो जवान पोस्ट पे खड़े हुए थे कुछ जगहों पे इस तरह, उनको पैसे दिए, उनको पे किया कि अपने घरों में राशन ख़रीदो और जाओ यहाँ से, शाबाश, हमसे लड़के वक्त बर्बाद मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप और लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो गया आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान में, और उससे ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अमेरिकन भी पुल आउट कर गए हैं, तो अब तो हमें कोई होल्ड करने वाला नहीं है, तो हम बेवकूफ़ी होंगे अगर यहाँ पे लड़ते रहें तो। सो दे पुल्ड बैक। उसके बाद में क्या होता है जी कि जो पुअर जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ उसकी एक मिसाल आप यहाँ से चेक करें कि कंधार की जो पोस्ट थी जहाँ पर तकरीबन 3 हफ़्ते तक लड़ाई हुई है अभी रिसेंटली, वहाँ 3 हफ़्ते तक राशन सप्लाई नहीं किया अफ़गान गवर्नमेंट ने। 3 हफ़्ते बाद एक डब्बा आता है कुछ पोस्ट पे आलूओं का, और उन्हें कहते हैं कि इसके ना फ्रेंच फ्राइज़ बना के खाओ और अब लड़ो। तो इतनी पुअर सप्लाईज़ थी। इस सूरत हाल में बग़ैर किसी पे मिले और बग़ैर कोई नेशनल यूनिटी के, क्या लगता है आपको कि इस तरह की आर्मी लड़ सकती है एक ऐसी फ़ोर्स से जो कि लोकली मोटिवेटेड भी है, जो पहले भी कंट्रोल ले चुकी है, जो कि किसी बाहर की एंटिटी के ऊपर सोलली बेस नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर था ना, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फैक्टर ये है कि इस सारी जो तारीख़ है ना, इसको पढ़ के आपको लगेगा कि शायद अमेरिकन्स वर आल्सो फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ तालिबान अगेंस्ट दी अफ़गान गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात कर दी है इसने कि अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान और अमेरिका दोनों लड़ रहे थे, मतलब ये क्या ज़्यादा आमद बन गया क्या? तो बात ये है कि कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है सॉरी, ये सब्सटेंशिएट इस तरह से हो सकता है कि अगर आप फैक्ट्स को पढ़ें तो आपको समझ आती है कि अमेरिकन आर्मी का हमेशा से एक वे ऑफ फाइटिंग रहा है। उनका वे ऑफ फाइटिंग ये है कि वो इन्फेंट्री को हमेशा से एरियल कवर देते हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको फ़ज़ाई असिस्टेंस मिलती है, और जो एयर सपोर्ट होती है उसकी बुनियाद पे उन्होंने हर जगह जाके जंग लड़ी है। और जो मैं आपको पोस्ट की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने बड़े बड़े शहरों को होस्ट किया हुआ था, जिनको प्रोटेक्ट किया हुआ था, जैसे कुंदूज़ हो गया या कंधार हो गया या हेरात हो गया, ये बड़े बड़े जो शहर थे अफ़गानिस्तान के, इनको जो होल्ड करने वाली आउटपोस्ट थी, जो चेक पोस्टें थी सारी, जो चौकियाँ थीं 200 थी इस तरह की, जो कि बड़े बड़े शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, 200 आउटपोस्ट। वो 200 की 200 को आप राशन सप्लाई या कोई और सप्लाई कर ही नहीं सकते थे ऑन ग्राउंड। वो अमेरिकन ने सिर्फ़ और सिर्फ एयर सपोर्ट के लिए बनाई थी कि आप फ़ज़ाई लिहाज से सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते थे उन पोस्ट को, उसके अलावा पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही अमेरिकन पुल आउट करते हैं, सारी एयर सपोर्ट अपने साथ ले जाते हैं, इंटेलिजेंस अपने साथ ले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अपने साथ ले जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब माइनस होती हैं ना, ये 3 पिलर थे अफ़गान फ़ौज के। एक कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि स्ट्रेटजी बना के चीज़ों को रीवैम्प करते थे, दूसरी इंटेलिजेंस कि वो आके कलेक्ट करें, रिकॉनेसेंस मिशन जिसे कहते हैं, कि वो आके कलेक्ट करें एविडेंस को और देखें कि स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है और तालिबान की एडवांसमेंट कहाँ तक हो चुकी है, आगे क्या कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी कॉल्स इंटरसेप्ट करना, उनके नक्शे चेक करना, उनकी ऑन ग्राउंड फोर्सेस देखना, सब ख़त्म हो गया। अफ़गान इंटेलिजेंस वाज डूइंग नथिंग, बेसिकली अमेरिकन इंटेलिजेंस की बेस पे वो यहाँ तक पहुँचे थे आज तक। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डेंटिंग मैंने बताई, एयर सपोर्ट, क्योंकि जब एयर सपोर्ट ख़त्म हुई तो अफ़गान आर्मी की एरियल सपोर्ट इट वाज क्लोज टू ज़ीरो। तो ऑन ग्राउंड फोर्सेस पे ज़मीन पे रहते हुए ऑलमोस्ट सेम नंबर में तालिबान को हराना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि ये 200 चेक पोस्टें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बग़ैर एरियल सपोर्ट के रीवैम्प हो ही नहीं सकती थी, और बग़ैर फ़ज़ाई मदद के यहाँ पर राशन और असलहा पहुँचाना नामुमकिन था, और वो बनी ही इस तरह से हुई थी। तो इसीलिए वो 200 की 200 सिर्फ तालिबान पहुँचते गए, कुछ को मारा, बाकियों से नेगोशिएट किया और उनको कहा साइड पे हट जाओ। तो बग़ैर कोई मेजर वॉर लड़े पूरे मुल्क में वो इन्फिल्ट्रेट कर गए। और इस तरह से हम लोग हैरान हो रहे हैं कि चंद दिनों के अंदर अंदर हमने देखा है कि जो हमारे सामने था कि 3.5 लाख की आर्मी है, वो चंद अफ़गान सोल्जर्स के हाथों जो है ना वो इस तरह से प्लंडर कर जाती है। इसी तरह अगर आप एक और फैक्टर की बात करें तो वो ये है कि हमदुल्ला मोहिब, जो पाकिस्तान में जिसकी बड़ी अपोजिशन भी है, वो बेसिकली एक करियर डिप्लोमेट था इससे पहले,
और बाहर का पढ़ा हुआ, उसका मिलिट्री का एक्सपीरियंस ज़ीरो था, ठीक है, उसको पूरी फोर्सेस का कंट्रोल दे दिया अशरफ गनी ने, और वो फ़ैसले इस तरह के कर रहा है कि कमांड से किसी को उठा के कहीं रख रहा है, किसी को उठा के कहीं रख रहा है, कोई इंटर कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, और उसका मिलिट्री एक्सपीरियंस कोई नहीं है, बैठ के फ़ैसले कर रहा है फ़ौज के सारे। तो उसकी वजह से भी इतने ब्लंडर्स हुए कि जो अफ़गान फोर्सेस के अंदर के जो रैंक्स थे वो भी कह रहे थे कि यार ये हमें बचाना चाहते ही नहीं हैं। कुछ सोल्जर्स तो यहाँ तक बयान दे चुके हैं फॉरेन प्रेस को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि ये कहा करते थे कि अगर जहाज़ पर जा रहे हो मिशन पे तो जहाज़ हर सूरत सेफली वापस आना चाहिए। सो दे डिड नॉट इवन केयर फॉर आवर लाइव्स बट ओनली फॉर द एम्यूनेशन, कि उनको ये परवाह नहीं थी कि हम ज़िंदा बच रहे हैं या नहीं, बस हमारे जहाज़ बच जाएँ। तो इससे मोराल बहुत डाउन हुआ जब उन्होंने देखा कि जो टॉप टियर लीडरशिप है हमारी वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कोई काम इस तरह से ऑन ग्राउंड करने के लिए। उनकी स्ट्रैटेजी इतनी पुअर है और इतनी डेलिबरेटली लॉफ्टी है कि उस पर जो है ना वो ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है। फिर जनरल दोस्तम की जो मिसाल है, और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा ट्वीट किया था आज से 3-4 दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि अफ़गान अवाम गरीब और जर्नैल बड़े अमीर हो चुके हैं तो ऐसे मुल्क तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। और जनरल दोस्तम के घर जब तालिबान घुसे, उन्होंने वीडियो भी बनाई उसकी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पैलेस होता है। हो सकता है उनकी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हों। तो वो पैलेस में जब वो घुसे तो लोग देख के हैरान हुए कि इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ उसने। और जनरल दोस्तम जो कह रहा था कि मैं तालिबान की ईंट से ईंट बजा दूँगा, और मेडल से पूरी छाती भरी हुई थी उसकी, उज़्बेकिस्तान भाग गया वो सरेंडर करके। तो जब आप ये देखते हैं अपनी लीडरशिप को लेकर, तो अब ये जो जर्नैल हैं इस तरह के अफ़गानिस्तान के, उन्होंने क्यों इस तरह किया? बिकॉज़ व्हेन दे बिकम करप्ट, जब शदीद पैसे के वो भूखे हो जाएं, पैसे जोड़ने के, तो फिर दे हैव अ लॉट टू लूज़। वो जंगें पैशन से कैसे लड़ेंगे अगर उनकी अरबों की जायदाद स्टेक पर लगी हुई है? लड़ता तो वो है जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि अगर मैं जीऊँ या मरूँ, जीतूँ या हारूँ, मेरे पास कोई इतनी बड़ी दौलत के पहाड़ ना मैंने बनाए, ना मुझे शौक़ है उसको डिफेंड करने का। तो ये चीज़ है कि जिसको इस तरह के पैसे जोड़ने और महल बनाने की पड़ जाए, लत लग जाए उसको, वो जंगें नहीं लड़ सकते बाद में। समझ रहे हैं ना आप? तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। अब सवाल ये है कि ये तो फॉल हो चुका, ढाका का पहले फॉल हमने देखा है, ठीक है, इस रीजन में जो बहुत बड़ा चेंज आया, और अब तालिबान वाला भी हमने देख लिया है, फॉल ऑफ काबुल। अब बात यह है कि पाकिस्तान से हमेशा की तरह जो प्रो रेडिकल और प्रो अफ़गान तालिबान के जो सारे आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं, और वो कह रहे हैं कि बड़ा एंजॉय किया उन्होंने, जश्न मनाए हैं ट्विटर पे आज, और कहा कि कहाँ गए खूनी लिबरल सारे, और अशरफ गनी बाहर निकलो, लड़ो इनसे, अब क्या हुआ है, बड़ी बातें कर रहे थे तुम लोग। तो उनके लिए पैगाम ये है कि अब होने क्या जा रहा है इस सारे से? होने ये जा रहा है कि 6000 टीटीपी फ़ाइटर्स को शेल्टर दिया हुआ है तालिबान ने वहाँ पे, जो कि अब तगड़े हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव द गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन असिस्ट्स, जो उनको मदद करते हैं, उनकी हुकूमत वहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान की ट्राइबल बेल्ट में पश्तून नेशनलिस्ट तहरीकें चल रही हैं, पश्तून जो है ना वो कह सकते हैं कौमियत की जो तहरीकें चल रही हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाने वाली हैं। उसकी वजह कि उनके लिए अब एक क्रैकडाउन की कैफियत होगी, जो कि अमन की बात करते थे, पीस की बात करते थे, वो अंडरमाइन होने वाले हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत बदल जाएगी इससे, क्योंकि हमने 90s में देखा कि जब हमारे नेबरिंग कंट्री में तालिबान की रजीम है तो यहाँ भी उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बनना ही था, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ खुल के बात करना पॉसिबल नहीं था। तो जो लोकल रेडिकल एलिमेंट्स थे, मदारस के लीडरान थे, या मजहबी जमातों के या बैंड आउटफिट्स के लीडर्स थे, वो भी ताकत पकड़ लिया करते थे कि यार नेबर में तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, तो हम तो तगड़े हैं, आज से हमें कोई छेड़ेगा तो वहाँ से एक फ़ोन करवा देंगे। तो हमारी पॉलिटिक्स भी एक कंजर्वेटिव टर्न लेने जा रही है, ठीक है। और तीसरा है रेफ्यूजी क्राइसिस, कि जो लोग वहाँ से अब एस्केप कर सकेंगे वो वहाँ से एस्केप करके हमारे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टेररिज्म भी लाएंगे, एम्यूनेशन भी लेकर आएंगे, और दोबारा से एक 90s का या लेट 80s का फ्लेवर आपको दोबारा से मिलेगा। तो एंजॉय करें आप लोग सारे। अफ़गान ख़वातीन जो है ना वो जिस हॉरेंडस सिचुएशन में घुस चुकी हैं अब, और जिस तरह से उनको ब्लैकआउट किया जाएगा अब, उस सारे को देखकर अगर आप खुश हैं तो 2009 की वो तारीख़ मत भूलिए जब तालिबान कोहाट की पहाड़ियों तक पहुंच चुके थे और 90 किलोमीटर दूर थे इस्लामाबाद से, और आप लोग सजदों में गिरे हुए थे कि या अल्लाह
इससे आगे ना आए ये। तो बात यही है कि अगर आपको वहाँ पे वो पसंद है ना, तो यहाँ पर भी उनको ही पसंद कीजिए। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको बता दी। इससे होने क्या जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। थैंक यू।